Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 सितंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपने सुना है, 2017 में ये सवाल पूछा गया है। 2017 में ही जीएसटी लाया गया था, याद होगा। पूछा यह गया था जीएसटी को लागू करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नीचे आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इससे क्या होगा, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। यानी जीएसटी आने से जो बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे अलग अलग अथॉरिटीज़ के थ्रू, वो सब खत्म हो जाएगा, केवल एक टैक्स यहाँ पर क्रिएट रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये क्या करेगा जीएसटी, ये कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरी तरह से कम कर देगा और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया में इंक्रीज़ करेगा। बहुत सारा जो एक्सचेंज रिजर्व है, बहुत सारा पैसा इंडिया के पास में आएगा। फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जीएसटी हमारे इंडिया की जो इकॉनमी है उसका ग्रोथ और साइज़ दोनों को बढ़ाने का काम करेगा और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में जो चाइना है इसको भी हम लोग इकॉनमी के मामले में ओवरटेक कर सकें। तो क्या जीएसटी इसमें हेल्प करेगा? तो तीनों स्टेटमेंट में से बताओ जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों एडवांटेजेस हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये जो आर्टिकल्स है वो पढ़े होंगे। भारत का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो कहाँ पे खुला है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया है केरला के अंदर में। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना केरला के अंदर में लॉन्च किया गया, स्पेशली केरला में थिरुवनंतपुरम के अंदर में लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या ये जो चैट जीपीटी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर देगी या नहीं करेगी, उसको लेकर भी क्वेश्चन उठता है। तो ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप देख पाओगे ढेरों आर्टिकल्स हैं जो कि लगातार इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो लाइव मिनट हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो बाकी न्यूज़पेपर्स हो। जैसा आप आर्टिकल देख पाओगे, केरलाज फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च्ड इन थिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों भारत को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल मिल चुका है। ये देश का पहला एआई स्कूल आपको देखने को मिलेगा, केरला की राजधानी में खोला गया है। अब हुआ क्या कि ट्यूसडे को जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इस एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। पहला जो एआई स्कूल खुला है केरला के अंदर में, ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के छात्रों के लिए है, तो 8 से लेकर 12 तक के लिए, 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए इस स्कूल को ओपन किया गया है। ये जो एआई स्कूल है इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत सारे शिक्षकों का समर्थन मिलने वाला है, बहुत सारे टीचर्स का समर्थन मिलेगा, प्लस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है इन बच्चों को, जिससे ये आगे और बेहतर तरीके से compete कर पाएंगे लाइफ में। इनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको टेस्टिंग करने के कई सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, प्लस करियर के लिए नई नई योजनाएं बनाने के लिए भी यहाँ पर ये मददगार साबित होने वाला है ये जो स्कूल है। साथ ही साथ में चीज़ों को बेहतर ढंग से याद करने की जो ट्रिक है वैसी सुविधाएं भी यहाँ पे बच्चों को देने वाला है, जिससे यहाँ पर मेमोराइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जब हम सुनते हैं तो मतलब क्या कोई रोबोट वगैरह है क्या,
क्या कोई चैट जीपीटी है जो कि पढ़ाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई चैट जीपीटी यहाँ पर इनको नहीं पढ़ाएगा। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्कूल में जो ह्यूमन टीचर्स हैं, मानव शिक्षक हैं, ये नहीं होंगे, इसके बजाय चैट जीपीटी पूरी क्लास लेगा, पूरे क्लास को पढ़ाएगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल देश का जो ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, इसमें भी हमारे टीचर्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन वो टीचर्स इन मशीन लर्निंग का, इस टेक्नोलॉजी का मदद लेकर पढ़ाएंगे बच्चों को, जिससे जो एजुकेशन है उसको और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर जाया जा सकेगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये जो पहला एआई स्कूल एस्टेब्लिश किया गया है केरला के अंदर में, ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन के माध्यम से बनाया है। किस किस के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है? तो यूएसए का आई लर्निंग इंजन है और साथ ही साथ में वैदिक ई स्कूल, तो इनके बीच में कोलैबोरेशंस होने के बाद जो है इस स्कूल को तैयार किया गया। इस स्कूल का पूरा सिलेबस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आधारित ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बस इस स्कूल का एक अलग से जो यूनिक अप्रोच होने वाला है वो है बच्चों को थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको थोड़ा सा और गहराई से समझाना, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का एजुकेशन में यूज़ करना, जो लर्निंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा मज़ेदार बना देना बच्चों के लिए, जिससे कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी क्या करता है स्कूलों के अंदर रट्टाफिकेशन, सीधा रट्टा मारो, पेपर के अंदर वो लिख के आओ, एक दिन पहले रट लिया, दूसरे दिन पेपर में लिखा, उसके बाद कोई लाइफ में काम में नहीं आएगा। तो वो नहीं करना। यहाँ पे बच्चे को हमें कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, उनकी जो लर्निंग पावर है उसको इंप्रूव करना है, मेमोराइजेशन पावर इंप्रूव करना है, ताकि बच्चा आगे और अच्छे से कॉम्पीट कर सके, साथ ही साथ में उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बैठ सकें। तो इन चीज़ों को लेकर कह सकते हो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए एक नया युग शुरू होने जैसा है ये, ठीक है। उनको यहाँ पर ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है इसका यूज़ करना है। सवाल ये उठता है कि इस एआई स्कूल के अंदर में क्या खास होने वाला है। यहाँ पर जो छात्र होंगे उनको पढ़ाने के लिए एआई की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, मशीन लर्निंग की मदद ली जाएगी, टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिलेबस है स्कूल का वो तैयार किया जाएगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गई, बच्चे का एवेल्युएशन हुआ जिसको कहता है मूल्यांकन करना, प्लस बच्चों को सपोर्ट करना, डेटा एनालिसिस, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर में। अब इससे ना और बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे जो 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में हैं। अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्कूलिंग है 8 से लेकर 12 तक, इसके बाद यहाँ पे इन्हें आगे अपना करियर परस्यू करना है। तो करियर की प्लानिंग, उसके साथ साथ जो एकेडमिक्स यानी जो पढ़ाई चल रही है उसमें तो ये हेल्प करेगा, उसके साथ जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बच्चे की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा कि कैसे इंटरव्यू के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो अपनाई जाती हैं, ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल पावर के ऊपर काम करेगा, साथ ही साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनाने वाले हैं ताकि बच्चे को स्टार्टिंग के लेवल से ही ऐसा बना दिया जाए कि वो आगे यानी 12th के बाद जब अपने एक इम्पॉर्टेंट स्टेज के अंदर में उतरेगा कि हाँ अब मुझे करियर में कुछ करना है, तो उसको कोई ऐसी परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ में दोस्तों बोला जा रहा है आर्टिकल्स के अंदर में कि इससे स्टूडेंट्स को बिल्कुल तैयार करेंगे जेई, नीट, CUET, क्लैट, GMAT, IELTS इस प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि वो आगे 12th के बाद एक बेटर एजुकेशन को वो गेन कर सके। जैसे IELTS वगैरह का एग्जामिनेशन होता है ना, इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसको क्लियर करने के बाद में आगे अगर विदेशों में जाके पढ़ाई करनी है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसमें भी बच्चों को हेल्प मिलेगी। यानी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ेंगे उनके पास में काफ़ी सारे अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होगी बाहर विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको इसी तरीके से ट्रेन किया जा रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर AI स्कूल का कॉन्सेप्ट है। तो पहला AI स्कूल केरला के थिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें पूरा क्या काम होने वाला है, क्या प्रोसेस है, कैसे काम करेगा, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया। मेनली यहाँ पर टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है। टीचर ही इन टेक्नोलॉजीज़ का, इन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर दिया जाए इसमें। समझ गए? आगे आते हैं दोस्तों। आप इसको एग्जामिनेशन में अपने UPSC के अंदर में एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। एक बढ़िया एग्जाम्पल है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखित में प्रोवाइड करवा दी है। चाहो तो आप लोग PDF से इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो वो कर लेना, ठीक है। तो ये स्कूल कौन लॉन्च कर रहा है, कैसे कोलैबोरेशन के माध्यम से लॉन्च किया गया है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ अगला जो आर्टिकल है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये वाला। आपको पता है रिसेंटली जो ओनम है वो स्टार्ट हुआ, ओनम का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ओनम के 4 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस होता है जिसको हम लोग पुलिकल्ली के नाम से जानते हैं।
पुलिकल्ली कह लो या टाइगर डांस कह लो, इस प्रकार से आप देख पाओगे टाइगर का कॉस्ट्यूम कई सारे लोगों ने पहना हुआ है, ये टाइगर डांस कर रहे हैं। तो ओणम के चौथे दिन पर यह सेलिब्रेशन चलता है। तो फ्राइडे में ये सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है। ओणम का सेलिब्रेशन जो है एंड हो रहा था, उस ओणम के सेलिब्रेशन को एंड करते हुए बेसिकली यहाँ पर ये पूरा परफॉर्मेंस किया जाता है। तो इसी वजह से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पुलिकल्ली टाइगर डांस के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। इसको पुलिकल्ली या फिर हम लोग टाइगर डांस के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ रेलिवेंट चीज़ें दोस्तों इसके अंदर में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोल्क आर्ट है ये हमारे केरला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है। पुलिकल्ली, पुली मीन्स होता है लेपर्ड, टाइगर या काली, ठीक है, सॉरी, पुली मीन्स होता है लेपर्ड या टाइगर, काली मीन्स होता है प्ले इन मलयालम। तो बेसिकली एक आर्ट है जिसको परफॉर्म किया जाता है ओणम सेलिब्रेशन के चौथे दिन पर। ओणम आपको पता है अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। एक हिंदू राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, जब यहाँ पर चावल की कटाई होती है, ठीक है, तब यहाँ पर यह सेलिब्रेशन किया जाता है। और केरला के अंदर में बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन चलता है। इवन यहाँ पे जो किंग महाबली है इनको याद किया जाता है इस सेलिब्रेशन के माध्यम से। जो ये फोल्क आर्ट है ये ज़्यादातर केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में देखा जाता है। और इवन ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये भी थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट का ही है जहाँ पर ये टाइगर डांस देखने को मिला। जो मेन थीम है इस पूरे डांस का वो यहाँ पर यह है कि टाइगर की हंटिंग को दिखाया जाता है कि कैसे टाइगर का शिकार हो रहा है। तो टाइगर हंटिंग को यहाँ पर स्पेशली दिखाया जाता है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहे होंगे, जो यहाँ पर इस डांस में प्ले कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये टाइगर का और हंटर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यानी कि शिकारी का और प्लस एक टाइगर का, बाघ का रोल प्ले करने का काम करते हैं। जो हमारे परफॉर्मर्स होते हैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से पेंट करते हैं टाइगर की तरह, प्लस जो हंटर्स होते हैं वो भी यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रीट्स में ये पूरी डांस चलता है। और ये जो डांस चलता है ना टाइगर और हंटर के बीच का, ये डांस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे चलता है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें बजाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल थकिल, उद्दुकू और चेंदा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे जो म्यूज़िक निकलता है, वो जो बीट्स निकलती हैं, उन बीट्स पर यहाँ पर ये सारा का सारा जो डांस है या फिर कह सकते हो ये जो पूरा परफॉर्मेंस है वो किया जाता है। अब ये जो आर्ट है इसको कौन लेकर आया था? इस आर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था महाराजा राम वर्मा सक्तन थम्पुरन जी के थ्रू, ठीक है, जो कि उस समय पर कोचिन के महाराजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है ओणम के दौरान जो होता है, एक तो ये वाला हो गया टाइगर डांस, दूसरा जो इंपॉर्टेंट ओणम के दौरान इवेंट होता है उसका नाम है अरनमुला बोट रेस, ठीक है। बोट के माध्यम से एक रेस भी की जाती है और ये बहुत पुरानी रिवर बोट रेस है जो कि यहाँ पर अगेन एक फेस्टिवल के तौर पर केरला के अंदर में सेलिब्रेट की जाती है। तो केरला में एक पंपा नदी है, वहाँ पर इस रेस को किया जाता है, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये केरला के दो इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बताए। उसके अलावा कुछ और आर्ट फॉर्म्स भी हैं जो कि काफ़ी फेमस है, फॉर एग्जांपल ओतम थुलल, उसके बाद यहाँ पे आता है तलम डले, देन उसके बाद में कलापरियत्तु, देन कथकली, मोहिनीअट्टम, फिर उसके बाद मुदियत्तु। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स हैं केरला की, जिसमें आप यहाँ पे पुलिकल्ली को भी ऐड कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो पुलिकल्ली आर्ट फॉर्म है ये स्पेशली कौन से स्टेट की है? तो आपने ध्यान रखना है केरला के अंदर, स्पेशली थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये सेलिब्रेशन चलता है। और कौन से बड़े फेस्टिवल के दौरान? ओणम जो सेलिब्रेशन होता है ना, उसके चौथे दिन पर ये पूरे का पूरा परफॉर्मेंस किया जाता है, जैसा आपने इस फोटो में देखा। क्लियर? आगे आते हैं ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश ने रोडेंट कैचिंग ग्लू ट्रैप्स को बैन कर दिया है। अब ये क्या होता है आपको पता होगा, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या रियल में भी देखा होगा। वैसे मैंने वीडियोस में ही देखा है, रियल में नहीं देखा है। एक क्या आता है, ग्लू ट्रैप आता है। इस प्रकार से यहाँ पर मान लो एक चारपाई है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक पेपर है, उसके ऊपर क्या कर दिया, ग्लू लगा दिया। अब क्या होता है कि चूहा अगर इसके आसपास से निकल रहा है तो क्या होगा, वो जैसे इस पर कदम रखेगा वो चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद में पूरा इसके अंदर चिपका रहेगा, वो इसमें से छूटता नहीं है, वो चिपका रहेगा। और ऐसे ढेर सारे चूहे आपस में चिपक जाते हैं इस पूरे के पूरे कागज़ के ऊपर में या इस ग्लू ट्रैप के ऊपर में। इसी वजह से इसका नाम ग्लू ट्रैप रखा गया है। तो ये जो गोंद लगा हुआ है इसके ऊपर वो चिपक जाते हैं। और इसी प्रकार से आप देख पाओगे इसी ट्रैप के अंदर में बर्ड्स वगैरह भी चिपक जाती हैं। ये जैसे आपने फोटो देखा है कि ऊपर बर्ड्स वगैरह चिपकी हुई हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अभी यहाँ पर इन ग्लू ट्रैप को बैन कर दिया है कि भाई आप चूहा पकड़ो, लेकिन यहाँ पर इस ग्लू ट्रैप का यूज़ मत करना। आप दूसरा कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्लू ट्रैप का यूज़ नहीं करना है। कई सारे लोग घर में भी ग्लू ट्रैप का यूज़ करते हैं कि चूहे इसमें फंस जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर उसके बाद उनको फेंक दिया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या करा कि स्टेट के अंदर में ना ही इस ग्लू ट्रैप की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना ही इसको बेचा जाएगा, और ना ही यहाँ पर चूहों को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों डिसीजन लिया? ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जो पीटा इंडिया है, पीटा का नाम दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा,
पीटा की फुल फॉर्म है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स को लेकर काम करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पीटा इंडिया है ना, इन्होंने यहाँ पर ये सारी अपील की है और कह सकते हो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से बोला है इस प्रकार के काम करने को, दैट इज़ वाई अरुणाचल प्रदेश ने इसको बैन कर दिया है। साथ ही साथ में अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर यह भी बोला है कि इस प्रकार से जो ग्लू ट्रैप है इसका यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पेशली द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का यहाँ पर ये एक्ट है, एक कानून है, ठीक है, जो कि जानवरों के प्रति जो लोग निर्दयता दिखाते हैं ना, उसको रोकने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो एक्ट है इसका वोलेशन भी हो रहा था, क्योंकि एक तरफ ये कानून है जो कि जानवरों के प्रति निर्दयता को रोकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ग्लू ट्रैप का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से जो चूहे वगैरह चिपक रहे हैं और चिपकने के बाद में उसमें ही मर जाते हैं, उनकी खाल वगैरह सब छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी क्रुएल्टी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि इस वाले कानून का भी एक उल्लंघन यानी इसका वोलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर यह स्टेप उठाया गया है। अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पीटा के बारे में जानेंगे। पीटा के लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3-4 लाइनें हैं, मैं आपको 3-4 लाइनों में ही समझा दूंगा। फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब ये जो पीटा है ये एक अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के यहाँ पर ये पूरा संगठन है जो कि अलग अलग जगह में बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना। इवन यहाँ पर पीटा का एक स्लोगन है, एनिमल्स आर नॉट आर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन, ईट, वेयर, यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट, अब्यूज़ इन एनी अदर वे। तो ये स्लोगन है यहाँ पर इनका कि जो जानवर हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, या हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, या हमारे खाने के लिए नहीं है, या हमारे लिए पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है, या हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो हमें किसी भी तरीके से उनके साथ में कोई अब्यूज़ नहीं करना है। ये बेसिकली यहाँ पर पीटा का मेन मकसद है। अब जो ये पीटा है ये मेनली 4 कोर इश्यूज़ के ऊपर काम करता है, इन 4 कोर इश्यूज़ के ऊपर फोकस करता है। जैसे फैक्ट्री फार्मिंग जो होती है उसको रोकने का काम करता है, फर फार्मिंग को रोकने का काम करता है, एनिमल टेस्टिंग को रोकने का काम करता है, एनिमल्स का यूज़ किया जाता है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सर्कस वगैरह के अंदर में, इसको यहाँ पे रोकने का काम करता है। तो 4 मेजर इश्यूज़ के ऊपर में पीटा का एक मेन फोकस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में पीटा का एक कैंपेन भी है। वो कैंपेन क्या है? कैंपेन है फॉर वीगन्स लाइफस्टाइल, यानी लोग जो है वीगन लाइफस्टाइल को अपनाएं, यानी कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मीट वगैरह को खा रहे हैं, ठीक है, मीट, फिश या इन सब चीज़ों को यहाँ पर इन सब की जो ईटिंग है उसको रोका जाए, एनिमल्स को मारने से रोका जाए, ठीक है। और इसी के साथ कई सारे गेम्स भी है, कॉक फाइटिंग, डॉग फाइटिंग, बी कीपिंग, बुल फाइटिंग, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर रोका जाए। इसको लेकर भी कैंपेनिंग करता है पीटा। आई होप दोस्तों आपको पीटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है। कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ रटना है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बिल्कुल रफ वर्ड में कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चल रहा हूँ, सीधा आपको क्लियर हो रहा होगा, दिमाग में बैठ रहा होगा क्या एग्जैक्टली इस आर्टिकल में क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है। आगे आते हैं दोस्तों, हर एक आर्टिकल में जो मैंने आपको बैकग्राउंड डेटा दे रहा हूँ ना, स्क्रीन पर जो नीचे दिख रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टैटिक डेटा है। आपने करंट को स्टैटिक से लिंक करना है, तो करंट से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बना क्वेश्चन तो पीटा से बनेगा। या फिर ऐसे हमने पुलिकली डांस के बारे में पूछा तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पे सारा डिटेलिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। हमने आज से 4.5 या 5 महीने पहले स्टार्ट किए थे ये ग्रुप्स, हज़ारों लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स, PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए और उन तीनों आर्टिकल में मैंने आपको बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा दिया। अब करते क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो वीडियोस में से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें उनका बहुत टाइम निकल जाता है। यानी 1 घंटे का वीडियो हमें 1 घंटे में समाप्त करना है, लेकिन वो आप लिखने बैठ रहे हो तो उसके बजाय 1 घंटे के बजाय वो 3.5 घंटे 4 घंटे यहाँ पर उस वीडियो को निपटाने में लग रहे हैं, ठीक है। तो उसका बढ़िया सोल्यूशन है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म में एक PDF दिया जाता है, यानी जो भी मैंने आपको बैकग्राउंड डेटा दिखाया है ना, उसका प्रिंटेबल फॉर्म में PDF में डाउनलोड कर सकते हो। आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो इस वाले ग्रुप से। वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। अब करना क्या है, पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, ग्रुप से PDF डाउनलोड करना, अपने पास में रखना। जो प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है वो निकलवा सकता है, जो प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहता है उस सीधे सीधे PDF को डाउनलोड करो। उसमें से आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है तो फटाफट हाईलाइट कर लो। वो जो 2-3 घंटे का काम है ना, वो आपका 15 से 20 मिनट में निपट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है UPSC के अंदर में हर एक सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत है, केवल एक ही चीज़ पर आप सारा समय नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका आपको यह है। और उससे भी अच्छी बात, इसके लिए जो आपसे अमाउंट लिया जा रहा है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जस्ट 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में दोबारा कोई भी पैसा खर्च करने की सोचनी नहीं है। कभी भी 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको दोबारा नहीं लेना है। आपको हर एक बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे इन जस्ट 499 रुपीज़। और इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है इस नंबर पर 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा, तो इवन आप डेमो को भी देख सकते हो। पूरा डेमो देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में कि हाँ मैं सही जगह पर पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो सेटिस्फाई होने के बाद में जी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट पेज पर 2 रेलिवेंट आर्टिकल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर यह है। अब क्या होगा, हम ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देंगे साइड में छोटा सा आर्टिकल देखकर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की नेवी का जो स्टेल्थ फ्रीगेट है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। फ्रीगेट क्या होता है? फ्रीगेट बेसिकली यहाँ पर लड़ाकू जहाज़ होता है। लड़ाकू जहाज़ 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने आपको रटा रखा है। एक होता है कॉर्वेट, एक होता है फ्रीगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर, है ना। जो कॉर्वेट होता है ये सबसे छोटे साइज़ का होता है, स्मॉलर साइज़ का होता है। इस कॉर्वेट के अंदर भी यानी इस वाले जहाज़ में भी काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग लड़ाकू जहाज़ बोलते हैं। कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा जो आप कह सकते हो वो होता है हमारा फ्रीगेट, समझ गए। तो फ्रीगेट यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा जहाज़ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा साइज़ में बड़ा है लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे वेपन्स लगे हुए हैं। और फ्रीगेट से बड़ा जो होता है वो होता है यहाँ पर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का साइज़ सबसे बड़ा होता है, इसमें ढेर सारे वेपन्स का यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीगेट यानी बीच वाले की, मीडियम साइज़ वाले जहाज़ की। तो हम लोग ना फ्रीगेट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। एक सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A। इस साल लगातार 3 बार न्यूज़ में आ चुका है। 2 बार न्यूज़ में था, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये तीसरी बार यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत हमारा एक गोल था कि हम लोग 7 फ्रीगेट्स को, 7 इस प्रकार के जो लड़ाकू जहाज़ हैं उनको हम अपनी नेवी के अंदर में इंक्लूड करेंगे। तो इन 7 में से 6 तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए गए थे। ये जो महेंद्रगिरी है ये 7वां जहाज़ है, ठीक है, ये 7वां जहाज़ है। इसको भी अभी लॉन्च कर दिया गया है, ये भी हमारी इंडियन नेवी के पास में पहुंच चुका है। तो फ्राइडे में इसको लॉन्च किया है सुदेश धनखड़ जो कि वाइफ हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने इसको लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई के अंदर में। इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। इवन यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आर्टिकल ट्रेंड भी कर रहा था। तो आप डिस्कस करेंगे महेंद्रगिरी के बारे में, सारी बातें जानेंगे और मैं आपको प्रोजेक्ट 17A के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। ये 7वां जहाज़ है, तो बाकी 6 जहाज़ कौन कौन सा है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो महेंद्रगिरी हमारा प्रोजेक्ट 17A का आखिरी फ्रीगेट है, जिसको 1 सितंबर 2023 में लॉन्च कर दिया गया है। ये जो शिप है, जो जहाज़ है, इसका नाम महेंद्रगिरी क्यों रखा गया है? तो एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये नाम रखा गया है। हमारे ईस्टर्न घाट में, स्पेशली ओडिशा के अंदर में एक माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। अब जो प्रोजेक्ट 17A है ना दोस्तों, इसके अंदर में फ्रीगेट्स जो हम तैयार कर रहे हैं वो शिवालिक क्लास वाले फ्रीगेट्स की तरह हैं, जिसमें बहुत बढ़िया एडवांस वेपन, सेंसर, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इवन यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कह सकते हो रडार की पकड़ में भी ना ये जहाज़, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ऐसे यहाँ पे महेंद्रगिरी नाम के जहाज़ को भी तैयार किया गया। टेक्नोलॉजिकली बात करेंगे तो काफ़ी एडवांस लेवल का लड़ाकू जहाज़ है, ठीक है, और यहाँ पे दुश्मन के सामने आराम से टिक कर उनको कह सकते हो पछाड़ सकता है। अब दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट 17A है ये एग्जैक्टली क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब प्रोजेक्ट 17A को हमने लॉन्च किया था, हमारी इंडियन नेवी के थ्रू स्पेशली लॉन्च किया गया था 2019 में। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमारे डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया, जिसमें मेन मकसद था हमें कुछ नए जो फ्रीगेट्स हैं वो यहाँ पे तैयार करके देना, ठीक है, नए जहाज़ को लेकर आना। और ये जो जहाज़ है ये कौन किसके थ्रू तैयार करे गए हैं? हमारी 2 बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एक है मझगांव डॉक शिपयार्ड और दूसरा यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। दोनों के थ्रू यहाँ पे ये जो शिप्स हैं ये तैयार करे गए हैं।
और ये जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं ना, इनके अंदर में स्टील्थ डिज़ाइन का यूज़ किया है ताकि रडार की पकड़ में ना आए। इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर में ढेर सारे जो वेपन्स हैं, मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, वो सब यहाँ पर इसमें लगाए गए हैं। तो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम के अंदर में दोस्तों टोटल 7 शिप्स को बनाने का डिसाइड किया गया था और ये 7 शिप्स का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लॉन्च भी हो चुकी हैं। 4 MDL ने बनाई हैं तो 3 GRIC ने बनाई हैं और ये आप देख पाओगे। अब जो ये 7 जहाज़ हैं इनके नाम ज़रूर ध्यान रखना। पहला है INS नीलगिरी, दूसरा है INS हिमगिरी, तीसरा INS उदयगिरी, चौथा INS दूनागिरी, पाँचवा INS तारागिरी, छठा INS विंध्यागिरी और सातवां INS महेंद्रगिरी। तो INS विंध्यागिरी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और INS महेंद्रगिरी भी अभी आ चुका है। और ये सारे के सारे नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, ये नाम कैसे रखे गए? ये नाम बेसिकली हमारे पहाड़ों के ऊपर है। इंडिया में जो यहाँ पे पहाड़ियाँ, रेंजेस हैं, जो ये अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर ये जो नाम है वो रखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट 17A है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया 2019 से 2019 में स्पेशली लॉन्च किया गया था और स्टार्टिंग में कई सारे जो जहाज़ है वो लॉन्च हो गए थे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट 17A के तहत इन 7 में से जहाज़ों में से लॉन्च हुआ है वो है नीलगिरी। नीलगिरी को 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पे ये भी एक चीज़ ये भी है कि इन प्रोजेक्ट 17A के माध्यम से भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, सेल्फ रिलायंट बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो ज़्यादातर सामान यूज़ किया है इन जहाज़ों को बनाने के लिए वो अपने देश का ही आइटम यूज़ किया है। 75% सामान हम लोगों ने अपने देश से ही यूज़ किया है, अलग अलग कंपनी से लेकर, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और साथ ही साथ में ये जो प्रोजेक्ट है इसने ढेर सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट किया है, लोगों को रोज़गार दिया है। ठीक है, 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ को, छोटे छोटे बिजनेसेस को, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पर काम मिलता हुआ नजर आया है। अब फ्रिगेट क्या होते हैं? फ्रिगेट की ऑलरेडी डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। अगर आपको कुछ डिटेलिंग्स लिखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो फ्रिगेट एक लड़ाकू जहाज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसका हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े जहाज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए। फ्रिगेट्स जो हैं कॉर्वेट से बड़े होते हैं और डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। फ्रिगेट्स जो हैं कह सकते हो 3000 से लेकर 5000 टन तक के वेट के हो सकते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी फास्ट बनाया जाता है ताकि यहाँ पर ये तेज़ी से चलकर हमारे बड़े जहाज़ को प्रोटेक्शन दे सकें। फ्रिगेट्स के अंदर में अलग अलग प्रकार के हथियार, चाहे गन हो, टॉर्पीडो हो, मिसाइल हो, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हो, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूज़र, कॉर्वेट क्या होते हैं, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? तो यहाँ पे ना 7 साल हो रहे हैं हमारे एक मिशन को, जिस मिशन के अंदर हमारा मेन मकसद था कि हम गंगा नदी को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करेंगे। लेकिन अभी तक जो काम है वो प्रोग्रेस में काम चल रहा है। अभी तक हमारी ज़्यादा बढ़िया अचीवमेंट्स हुई नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले हमारी सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको यहाँ पर लेकर आए। और इस मिशन के तहत यहाँ पे मेन मकसद था कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे और उन ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से जो ये पानी है, ये जो गंदा पानी है, इसको साफ़ किया जाएगा। और अभी तक क्या हुआ है कि केवल और केवल 20% जो पानी है उसको साफ़ किया गया है, केवल 20%। आगे हमारा टारगेट ये है कि हम 2024 तक इसको 33% तक कर देंगे और 2026 तक 60% तक कर देंगे। लेकिन ये काम अभी बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है। कुछ एरियाज़ में नो डाउट यहाँ पर गंगा को साफ़ किया गया है अभी भी, लेकिन काम करना बहुत बड़े लेवल पर बाकी है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन किया गया। इवन यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर में आप देखोगे बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स ये देखने को मिलेंगे। सीवेज प्लांट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पानी को ट्रीट किया जा रहा है। इसको यहाँ पे प्लांट्स को सेटअप किया गया है, अपग्रेड किया गया है। और दूसरी चीज़, ऐसे प्लांट्स आपको उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है दोस्तों कि कई सारे प्लांट्स को लगाने में काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट आपने लगाना है पानी को ट्रीट करने का, तो उस प्लांट को लगाने में पहली बात एक ज़मीन चाहिए। लैंड एक्विजिशन में कई सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली है, ऐसा भी यहाँ पर इशूज़ आए हैं। तो उन इशूज़ की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा ये प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिले हो गया है। साथ ही साथ में दोस्तों बोला जा रहा है कि कहीं कहीं पर गंगा में वाटर क्वालिटी का जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ है। और इस वाटर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट की वजह से जो डॉल्फिन है, क्योंकि आपको पता है जो गैंगिस डॉल्फिन है, वो डॉल्फिन आपको यहाँ पर गंगा नदी में देखने को मिलती है। तो ये जो डॉल्फिन है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी बढ़ती हुई नज़र आई है, ऐसा यहाँ पे बोला है। डॉल्फिन का जो प्रेजेंस है वो अलग अलग एरियाज़ में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो गति है इंप्रूवमेंट की वो थोड़ी सी धीमी है। उस गति को हमें इम्प्रूव करना होगा, उस गति को थोड़ा बढ़ाना होगा। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है।
हमारी केंद्र सरकार ने अभी कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है और वो जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है वो लगभग 37,396 करोड़ के हैं। 37,396 करोड़ रुपए का यहाँ पर अप्रूवल दिया है, जिसमें से केवल और केवल 14,775 करोड़ रुपए ही राज्यों को रिलीज़ किया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है, बाकी अमाउंट नहीं रिलीज़ किया गया। तो अमाउंट रिलीज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिले है, जिसकी वजह से अभी जो ये हमारा पूरा का पूरा मिशन है ये जिस तरीके से चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया। ठीक है, बट धीरे धीरे चला रहे हैं। आगे मेन मकसद है कि हम लोग पूरी गंगा को बिल्कुल साफ़ कर सकें। तो ये जो मिशन है इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि आखिरकार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एग्जैक्टली क्या है। और गंगा की जब बात करते हैं तो एक और प्रोग्राम न्यूज़ में रहता है हमेशा, वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो ये नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही लागू या फिर कह सकते हो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के थ्रू, जिसके अंदर मेन मकसद है, देखो 7 पिलर्स हैं मेनली। कुछ पिलर्स हैं, क्या क्या मेन पिलर्स है, 7 पिलर्स नहीं, मेन पिलर्स हैं कि भैया सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो गंदगी है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाए जाएंगे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग होगा, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाए जाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है, यानी जो हमारा पूरा का पूरा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ना, इसको चलाने के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मिशन है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बॉडी है दोनों की दोनों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूसरा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, दोनों की दोनों अगर आप लोग देखोगे ना, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंडर में आती हैं। इनके मेन पिलर्स क्या क्या हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब इन प्रोग्राम का मेन मकसद यह है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकें, हम लोगों को बता सकें कि गंगा का इंपॉर्टेंस क्या है, गंगा साफ़ रहेगी तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर हमें लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों गंगा नदी के बारे में आपको पता होगा, जो गंगा नदी है ना कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी बेसिकली बनती है, कैसे बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाते हैं तब जाके यहाँ पर गंगा नदी बनती है। समझ गए? तो भागीरथी और साथ ही साथ में अलकनंदा, ये 2 नदियाँ हैं, 2 नदियाँ जाके मिलती हैं एक जगह पर जहाँ पे देवप्रयाग बनाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और दोनों मिलने के बाद में, यानी कि एक नदी यहाँ पे भागीरथी आई, एक अलकनंदा आई, दोनों मिल गई और मिलने के बाद में जो तीसरी नदी बनकर निकलती है वो यहाँ पर गंगा नदी कहलाती है। और फिर गंगा नदी को कई सारी छोटी छोटी नदियाँ ज्वाइन करती हैं, यानी छोटी छोटी नदियाँ जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें आप देख पाओगे कुछ सबसे बड़ी एक जो एग्जाम्पल है वो है यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सारी सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। और इससे भी बढ़िया तरीके से अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं तो आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपने छोटा चारधाम का नाम सुना है ना, उत्तराखंड के अंदर छोटा चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारा छोटा चारधाम कहलाता है। अब यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल बद्रीनाथ से यहाँ पर बराबर से धौली गंगा निकलती है और बद्रीनाथ से निकल कर आती है यहाँ पर अलकनंदा, दोनों मिल जाती हैं। जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे एक प्रयाग बनाती हैं, तो ये विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग से यहाँ पर सीधा एक और नदी निकलती है। ठीक है, इसका नाम अगेन अलकनंदा होता है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिल रही होती हैं और जब मिलने के बाद में यहाँ पर देखा जाता है कौन सी नदी सबसे ज़्यादा गहरी है। जो नदी सबसे ज़्यादा गहरी है और वो आगे बढ़ रही है तो उसी का ही नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा ये दोनों आई थी। अब यहाँ पे अलकनंदा थोड़ी गहरी है तो अलकनंदा धौली गंगा से ज़्यादा गहरी है, तो आगे जो नदी निकल कर आएगी उसका नाम गहरी वाली नदी पर ही रखा जाएगा, वही नाम चलता रहेगा, यानी अलकनंदा का नाम होगा। ठीक है, तो अलकनंदा का नाम है। फिर बीच से नंदाकिनी निकल कर आती है और नंदाकिनी भी अगर अलकनंदा में मिल जाती है तो अलकनंदा नंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं उसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये जो नंद प्रयाग है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर भी दोनों नदियों में से कौन सी गहरी है, अलकनंदा ही गहरी है, तो अलकनंदा के नाम से नदी आगे ही कंटिन्यू होती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर छोटी छोटी कुछ और नदियाँ आकर मिलती रहती हैं इसके अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि ऊपर केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी आकर यहाँ पर जुड़ जाती है अलकनंदा में अगेन। तो अलकनंदा में जब जुड़ती है तो एक रुद्रप्रयाग बनाती है। और अभी भी मंदाकिनी और अलकनंदा में कौन सी गहरी है, अलकनंदा गहरी है, तो अलकनंदा भी सीधे आगे बढ़ रही है। अब फिर उधर के उसके बाद ऊपर गंगोत्री से एक नदी निकल कर आती है भागीरथी नाम की। तो भागीरथी जो नदी निकल कर आती है ना, ये भी क्या करती है, अलकनंदा से आकर मिल जाती है। कहाँ पर, ये अलकनंदा से आके जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे देवप्रयाग बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो देवप्रयाग बनता है भागीरथी और अलकनंदा से मिलने के बाद में, यहाँ पर फिर से अगेन देखोगे दोनों में से कौन सी नदी गहरी है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाती हैं, दोनों की गहराई बराबर हो जाती है। अब जब दोनों की गहराई बराबर हो गई तो इनमें से जो तीसरी नदी निकलती है
उसका नाम जो है बदल दिया जाता है। तो नाम यहाँ पे गंगा रख दिया गया, यानी भागीरथी और साथ ही साथ में अलकनंदा यहाँ पर मिल रही हैं, देवप्रयाग बना रही हैं। इसके बाद देवप्रयाग बनने के बाद जो यहाँ से नदी निकलती है उसका नाम यहाँ पर गंगा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। कई सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवप्रयाग कौन कौन सी नदी को मिलने के बाद बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वो देवप्रयाग बनता है, ठीक है। और यहाँ से जो तीसरी नदी निकलती है वो गंगा नदी निकलती है। समझ गए, आगे आते हैं। वैसे कई बार मैं आपको वो समझा चुका हूँ। बाकी बिजनेस पेज पर आएंगे, देखेंगे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। अब इकॉनमी में ना आपको कई बार बोला है कि जो ये नंबर्स वगैरह वो नहीं पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त का महीना दोस्तों ख़त्म हुआ है, तो अगस्त के महीने में हमारा टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ, कितना जीएसटी आया। तो वो जो जीएसटी रेवेन्यू है वो पिछले 3 महीने में से 3 महीने के कंपैरिजन में आप कहोगे तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ का जो जीएसटी रेवेन्यू है ये आपकी बार अगस्त में देखने को मिला, जिसमें से एसजीएसटी 28,328 करोड़ का है। और उसके बाद दोस्तों जो वो एसजीएसटी नहीं, वो सीजीएसटी, और एसजीएसटी 35,794 करोड़ का देखने को मिला, और आईजीएसटी 83,251 करोड़ का देखने को मिला। सब मिलाकर 1.59 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है अगस्त के महीने का जीएसटी टैक्स का। और मैं आपको बता दूं हर महीने यहाँ पर ये टैक्स का कलेक्शन होता है, तो आपने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, या आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमेशा चेंज होते हुए चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है एक और रेलिवेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल बात करता है कि जो मूडीज़ है, मूडीज़ क्या है, मूडीज़ बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो मूडी ने भारत का 2023 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है इसको वापस से दिया। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, दुनिया की अलग अलग एजेंसीज़ हैं, ये क्या करती हैं, अलग अलग देशों का ना फोरकास्टिंग बताती हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा के बताती हैं कि ये देश कितने परसेंटेज से आगे आने वाले समय पर ग्रो करेगा। तो मूडी ने यहाँ पर भारत की फोरकास्टिंग की कि भाई हम 2023 में जो इंडिया है वो 6.7% से ग्रो करेगा। पहले इन्होंने बोला था 5.5% से ग्रो करेगा, तो कभी बढ़ा देते हैं तो कभी घटा देते हैं, वो बेसिकली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि पहले इनका फोरकास्टिंग ये थी कि 5.5% से इंडिया ग्रो करेगा, अब इन्होंने फोरकास्टिंग को बढ़ा दिया 6.7% से इंडिया ग्रो करेगा। तो जैसे मैंने बोला है ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा परसेंटेजेस चेंज होती रहती हैं, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ग्रो करता है कभी यहाँ पर डाउन रहता है। समझ गए। अब एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में ज़रूर से पढ़ना होगा कि आखिरकार क्या होती है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, इनका मेन काम होता है एक देश की क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाना कि यहाँ पर उसके अंदर कितनी क्षमता है कि पैसा उधार लेकर वो चुका सके, ठीक है, वो देश किस तरीके से ग्रो करेगा। इस प्रकार की यहाँ पर बड़ी बड़ी एजेंसीज है जो कि यहाँ पर ये सारा का सारा जो डिटेलिंग्स है वो निकाल कर देती हैं। इससे क्या होता है, एक देश का जो रेपुटेशन है वो बना होता है दुनिया के अंदर में, और किसी देश का रेपुटेशन बेकार भी हो सकता है कि भाई ये देश पैसा लेता है लेकिन चुका नहीं पाता, तो उसका रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। एक कंट्री वो होता है जो पैसा बोरो करने के बाद में तुरंत टाइम पर चुका भी दे, तो उस देश में इन्वेस्टमेंट भी बहुत आता है, उसकी इमेज काफ़ी बढ़िया बनी होती है। तो ये सारी चीज़ डिसाइड करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं जो कि यहाँ पर रेटिंग्स देती हैं, और इवन इनका मेन काम ये भी है कि आगे ग्रोथ बताना कि कितनी ग्रोथ होगी किस देश की, तो ये ग्रोथ की फोरकास्टिंग करने का काम भी करती हैं। तो इन रेटिंग एजेंसी में कई सारी, अगर मैं बताऊँ तो इंटरनेशनल वाली भी हैं और नेशनल वाली भी हैं। इंटरनेशनल बेसिकली यहाँ पर जो पूरे दुनिया के लेवल पर काम करने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उनमें 3 सबसे पॉपुलर हैं। एक है फिच रेटिंग्स का आपने नाम सुना होगा, दूसरा यहाँ पे मूडीज़ का नाम सुना होगा, मूडीज़ इन्वेस्टर्स, उसके बाद सर्विस एंड स्टैंडर्ड पुअर S&P का नाम सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ी 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, फिच, मूडीज़ और दूसरा सर्विस एंड स्टैंडर्ड पुअर, ठीक है। ये दुनिया भर के बिजनेस को रेटिंग देने का काम करती हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ का फोरकास्टिंग करने का काम करती है कि ये देश कितने परसेंटेज से ग्रो करेगा। तो ये इंटरनेशनल वाली हैं। बाकी हमारे इंडिया में भी इस प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दोस्तों हैं, तो आपने ध्यान में रखना है। भारत के अंदर में टोटल 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, और भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ना, इनको सेबी के अंदर में रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो भारत की जो 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको सेबी के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है, और वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहली क्राइसिल, देन ICRA, केयर, SMERA, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग्स, ये आपको देखने को मिलेंगी। समझ गए। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यही ना यूपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया। देखो यहाँ पर आपने क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने 2022 में, ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भारत के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सरासर गलत है।
भाई अभी तो पढ़ा था कि हमने ये जो एजेंसीज़ होती हैं ये सेबी के अंदर में रजिस्टर्ड होती हैं, ना कि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि जो रेटिंग एजेंसी है ना, जैसे आईसीआरए है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। थर्ड स्टेटमेंट, जो ब्रिकवर्क रेटिंग है ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये वाला तो सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल वाले पढ़े और नेशनल वाले। तो जो नेशनल वाले पढ़े थे उसमें ब्रिकवर्क रेटिंग का नाम भी था। तो ब्रिकवर्क रेटिंग भी क्या है, एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, समझ गए। पहला वाला यहाँ पर गलत है। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन था, तो हम एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे। एलिमिनेशन क्या यूज़ कर सकते थे भाई, पहला वाला गलत है तो पहला वाला इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। दूसरा वाला सही है, 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिया गया था। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों, आज के द हिंदू में हमारे लिए कोई भी काम का एडिटोरियल नहीं है। तो एडिटोरियल एक ऐसी चॉइस होती है जो फ्री है, आप कोई से भी न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो, आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ हमेशा आप एडिटोरियल के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स को ही उठाया करो, वहाँ पे बढ़िया आर्टिकल, बहुत डिटेल्ड आर्टिकल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमने हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल लिया है, और इस एडिटोरियल के अंदर यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो है डिवाइस होलिस्टिक प्लान्स टू क्लीन अप टॉक्सिक एयर। देखो क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वायु प्रदूषण की वजह से एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट, जिसने ये बताया एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो 5 से 6 साल कम हो रही है। और 5 से 6 साल नहीं, इवन यहाँ पर दिल्ली को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर में ये जो पोल्यूशन है वो एक इंसान की ज़िंदगी को 12 साल कम कर रहा है, 12 ईयर्स कम कर रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक एक सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं कि एयर पोल्यूशन में एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस आपको देखने को मिल रहे हैं, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से सुनना है। बेहतरीन एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो हर एक पेपर में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि दिल्ली की जो हवा है ना, जो वहाँ का एयर है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी है वो 12-12 साल कम हो जा रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और यहाँ पर एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इवन यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2023 का, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 वाली जो रिपोर्ट है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की, इस रिपोर्ट के अंदर में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, ये तीनों ही जगह को वर्स्ट ग्लोबल परफॉर्मर माना गया। दुनिया में सबसे घटिया जो परफॉर्म कर रहे हैं एयर क्वालिटी के मामले में वो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम है, जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। इंडिया में जो हमारे नदन वाले रीजन्स हैं वहाँ पर 40% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। इवन यहाँ पे जो नदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और लोगों की ज़िंदगी 8 से 12 साल कम हो रही है इस पोल्यूशन की वजह से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम हो रही है, ऐसा एग्जैक्टली मेंशन किया गया। सवाल यह है कि एयर पोल्यूशन क्या है। अब सिंपल सी बात है भाई, वायु प्रदूषण क्या है कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं, हमारे जो जहरीले सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हुए चले जा रहे हैं, और वो एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, और उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब एयर पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत चर्चा होती है, दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर। यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है पार्टिकुलेट मैटर को लेकर। तो इसको पार्टिकुलेट मैटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है PM10 और एक होता है PM2.5। ये छोटे छोटे धूल के कंकड़ होते हैं। PM2.5 बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, आपको दिखाई भी ना दे। PM10 भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, आपके बाल के बराबर, बाल से भी कई गुना ज़्यादा छोटा। तो ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये छोटे छोटे जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं ना, ये हवा में हमेशा सस्पेंड रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब जब कोई ज्वालामुखी फटा है, ठीक है, डस्ट की वजह से ये जो है उत्पन्न होते रहते हैं, ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यानी लकड़ी जला दी, वेस्ट जला दी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, माइनिंग से, कंस्ट्रक्शन से, एग्रीकल्चर से भी यहाँ पर कह सकते हो ये जो छोटे छोटे धूल हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, वो यहाँ पर उठते रहते हैं। और PM10 और PM2.5 में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है PM2.5। ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, PM10 से भी ज़्यादा डेंजरस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंसान के ये फेफड़ों तक पहुँच सकता है, फेफड़ों तक जाने के बाद में उसके खून में मिल सकता है, और इससे ढेर सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है एक इंसान को वो यहाँ पर स्टार्ट हो सकती हैं। ये पोल्यूटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है। फिर दूसरी चीज़ जो है एयर पोल्यूशन में जो घातक है वो है ओजोन, O3। तो ये एक ऐसी गैस है जो कि कह सकते हो ये फॉर्म होती है जब हमारा जो सनलाइट है, जो हमारी सूरज की रोशनी है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है।
सनलाइट जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा तब यहाँ पर ये ओजोन मिलेगा। ओजोन फ़ायदेमंद भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगर मान लो स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ये आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा ओजोन है अगर वो प्रेजेंट है वहाँ पे तो वो अच्छा है, वो हमारी पृथ्वी को सन की जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमें बचा रहा है। लेकिन अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फियर के अंदर में प्रेजेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। ये पल्यूटेंट है जो कि एक इंसान के आँख में, नाक में, उसके गले में डैमेज कर सकता है, उसके लंग्स को डैमेज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को यहाँ पर उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है। तीसरा जो पॉल्यूटेंट है एयर के अंदर में वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ये जो गैस है ये तब बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है हवा में। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी काफ़ी खतरनाक है। ये जो यहाँ पर कह सकते हो ये एमिट होता है कहाँ से, कंबशन प्रोसेस है। जैसे मोटर व्हीकल्स हो गए, गाड़ी मोटर हो गई, पावर प्लांट्स हो गए बड़े बड़े जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हो गए, यहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है तो उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो सकता है, एक इंसान को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खांसी, छींक, उसकी जो सांस है वो छोटी हो सकती हैं। साथ ही साथ में इन्फेक्शन का रिस्क, एलर्जी का रिस्क भी हो जाता है। उसके साथ साथ दूसरों यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कहीं ना कहीं हमारे ओजोन को भी फॉर्म करने में हेल्प करता है। हेल्प क्या, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान है ओजोन को बनाने में, इवन पर्टिकुलेट मैटर को बनाने में इसका योगदान है, और पर्टिकुलेट मैटर जो इंसान के लिए घातक है। फिर उसके बाद में और जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है, ओडरलेस है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, कोयला, लकड़ी, चारकोल की वजह से यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों ये हमारे ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देता है। तो साथ ही साथ में आप देख पाओगे कि हमारे ऑर्गन टिश्यूज़ तक पहुंचता है, हार्ट, ब्रेन तक ये पहुंचता है, ऑक्सीजन के अमाउंट को कम करने का काम करता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इससे सीधा आपके सर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेंगे, थकान होने लगी, कन्फ्यूजन होने लगेगा, इवन डेथ भी हो सकती है एक इंसान की, जब ज़्यादा लेवल पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंसान के बॉडी के अंदर पहुँच जाए। फिर उसके बाद में बात आती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। सल्फ़र डाइऑक्साइड भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है। ये भी एक ऐसी गैस है, ये कब बनती है, जब सल्फ़र वाले जो फ्यूल्स हैं जैसे कोयला, ऑयल, ये सब चीज़ों को जलाया जाए। ठीक है, कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, इनको जलाओगे तो इनमें से भी यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से आँखों में इरिटेशन होने लगती है, नाक में, थ्रोट में कफ होने लगेगा, सांस लेने में मुश्किल होने लगेगी, अस्थमा अटैक्स यहाँ पे होने लगते हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से दोस्तों यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ में भी रिएक्ट करने का काम करता है, दूसरे केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करता है। इससे एसिड रेन, और एसिड रेन की वजह से हमारे प्लांट, सॉइल, वाटर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें डैमेज होती हुई नज़र आती हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया एयर पॉल्यूटेंट्स कि एग्जैक्टली कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं आज के समय पर। हवा में ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एक इंसान के लिए कितने ज़्यादा घातक हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से आपने पता होनी चाहिए, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद में बात आती है कि आखिरकार एयर पोल्यूशन के प्राइमरी कॉजेज़ कौन कौन से हैं, मेन कारण कौन कौन से जिसकी वजह से इतना बड़ा वायु प्रदूषण हो रहा है भारत के अंदर में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मेन कॉज है वो है वेहिकुलर एमिशंस। तो आप ये जो डेटा है ना, स्टैटिक डेटा, ये सीधा सीधा मेंशन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के अंदर में। तो जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ी मोटर है, ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पोल्यूशन का, स्पेशली शहरों के अंदर में आप देख पाओगे। तो एक स्टडी की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के थ्रू। उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन है 40% कंट्रीब्यूशन है PM 2.5 को प्रोड्यूस करने में दिल्ली के अंदर में, स्पेशली दिल्ली के अंदर में, 30% मुंबई के अंदर में, 28% कोलकाता, 20% बेंगलुरु। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इन व्हीकल्स की वजह से। दूसरा जो मेन कारण है वो है इंडस्ट्रियल चिमनी वेस्ट। हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लगातार काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, और वहाँ से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली नदर्न एरियाज़ में, ईस्टर्न रीजन्स में। एक रिपोर्ट आई है ग्रीन पेस इंडिया की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 287 कोल वाले हमारे पास में थर्मल प्लांट्स हैं भारत में। इनमें से 139 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डायरेक्टली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, उनका हनन कर रहा है, उनका वॉयलेशन कर रहे हैं। ऐसा तगड़ा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ से। ये जो प्लांट्स हैं यहाँ से सीधा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, मरकरी, VOC, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं। और यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक इंसान के लिए, और इनकी वजह से एसिड रेन, स्मोक, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स आज के समय पर बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे राइटर ने बताया कि एक और कारण है, वो है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो पावर प्लांट है, फैक्ट्री हैं, घर हैं, यहाँ पर कोयला जलाया जा रहा है, तेल जलाया जा रहा है, नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। तो इससे भी एयर पोल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं।
और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है तीसरा लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन ऑक्साइड का पूरे दुनिया के अंदर में। कार्बन एमिशंस के सबसे बड़े एमिटर हैं हम, तीसरे नंबर पर आने वाले। पहला यहाँ पर चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरे नंबर पर हम है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको सोर्स कारण देखने को मिलेगा वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। क्या खेती बाड़ी से ही पोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल। देखो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में भी कई बार जो बची कुची पराली होती है उसको जला दिया जाता है, उससे ढेर सारा पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है, खाद का यूज़ हो रहा है, कीटनाशक का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन यहाँ में देखने को मिलता है इंडिया के अंदर में। एक स्टडी आई है IIT दिल्ली की, उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो फसलों को जलाया जाता है ना, इसकी वजह से 44% दिल्ली के अंदर में PM 2.5 का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है, जो कि एक इंसान के फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो क्रॉप बर्निंग है इसकी वजह से डस्ट, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें एयर में रिलीज़ हो रही हैं। इस पॉल्यूटेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है, बायोडाइवर्सिटी, एक ह्यूमन की क्वालिटी है, ह्यूमन हेल्थ है, वो सब यहाँ पे बर्बाद हो रही है। फिर एक और मेन कारण है यहाँ पर एयर पोल्यूशन का, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। यहाँ पे बायोमास फ्यूल जैसे लकड़ी हो गया, उसके बाद कंडे हो गए, चारकोल हो गया, इनको जलाया जा रहा है। और ये भी दूसरा सोर्स आप कह सकते हो एयर पोल्यूशन का, स्पेशली गाँव वाले एरियाज़ में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोलें तो 800 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं भारत के अंदर में, वो इसी सॉलिड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी इसी लकड़ी को जलाकर, कंडे को जलाकर उस पर खाना पका रहे हैं। तो ये जो फ्यूल है इससे बहुत सारा धुआं घरों में प्रेजेंट हो रहा है, घर में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और इस पोल्यूशंस की वजह से लोगों के अंदर में आँखों में इरिटेशन हो रही है, लंग में इन्फेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी बीमारियाँ, उम्र के मतलब डेथ की उम्र थोड़ी आ गई, लेकिन उम्र से पहले यहाँ पर इंसान की जान चली जा रही है। फिर उसके बाद में एक और सोर्स है, वो है बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं, ठीक है, जिनका जो घर का वेस्ट है उसको वो जला देते हैं। खुले एरिया में सीधा यहाँ पर आग लगा दी, कूड़ा डाला बाहर और आग लगा दी, काम खत्म। इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं हमारे एयर के अंदर में रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर और बाकी जैसी बीमारियाँ एक इंसान को हो सकती हैं। और एक स्टडी आई है तेरी की, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस स्टडी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो कचरा जलाया जा रहा है ना, इन कचरे जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर में 29% PM10 का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली सर्दियों वाले सीज़न में। ये 2018 का डेटा है। तो ये जो कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है इससे ब्लैक कार्बन भी निकलता है, और ब्लैक कार्बन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर, हमारे पूरे देश भर में या पूरे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करता है, लगातार गर्मी को बढ़ाने का काम करता है। इन सब चीज़ों के अलावा एक और जगह से पोल्यूशन हो रहा है, वो है स्लॉटर इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे गाय भैंस हैं, ठीक है, गाय भैंसों को मारा जाता है, पहले पाला जाएगा, मारा जाएगा, इससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। मीथेन यहाँ पर रिलीज़ होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दुनिया भर को और ज़्यादा गर्म कर सकता है, ठीक है। एनिमल जो वेस्ट होता है, बाद में एनिमल की डेड बॉडीज़ होती हैं, इससे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी चीज़ें निकलती हैं। फिर उसके बाद में जब एनिमल के वेस्ट को, उस जानवर को मारने काटने के बाद उसका जो वेस्ट निकला या उसका जो डेड बॉडी, उसको जब जलाया जाता है या डिस्पोज किया जाता है, तो उससे भी पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में रिलीज़ होते हैं। इवन यहाँ पर एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है भारत का जो स्लॉटर इंडस्ट्री है, जो गाय भैंस को मारा जाता है, जो इंडस्ट्री है, इसकी वजह से 2.7 मिलियन टन्स के आसपास सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और 3.6 बिलियन लीटर्स वेस्ट वाटर, ये जो गंदा पानी है, हर साल यहाँ पर रिलीज़ होता है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े लेवल पर यहाँ से भी पोल्यूशन हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम एयर पोल्यूशन से लड़ क्यों नहीं रहे? देखो, एयर पोल्यूशन से लड़ने में कई सारी चुनौतियाँ हमें फेस करनी पड़ रही हैं, कई सारे चैलेंजेस हमें यहाँ पर टैकल करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम कानून है, उसको यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट करने में कई सारी दिक्कतें हैं। हमारे पास में नियम कानून हर चीज़ को लेकर है, लेकिन लागू करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैलेंज है, प्रॉपर फाइनेंसिंग ना होना, प्रॉपर इंसेंटिव्स ना देना। नई अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को लागू करने के लिए, बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ को, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अगर अपनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा खासा फाइनेंसिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है कहीं से। फिर उसके बाद में तीसरा जो प्रॉब्लम है, लो अवेयरनेस। लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं कि एयर पोल्यूशन के कितने नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं है, बस सीधा यहाँ पर वो अपना कचरा निकाल रहे हैं, जला रहे हैं, हर एक काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो एयर पोल्यूशन कितना घातक हो सकता है एक इंसान के अंदर में। प्लस हमारे पास में ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, प्लस कैपेसिटी की कमी भी आपको हमारे पास में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन के लेकर नई पॉलिसीज़ नहीं लेकर आ पा रहे हैं, नई जो नीतियाँ हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। प्लस रिसर्च और इनोवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी है।
जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे इन नए नए आविष्कारों के ऊपर, तो इससे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा सकती है, नए सॉल्यूशंस लेकर आए जा सकते हैं एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए। बट यहाँ पे इनमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ आपको देखने को मिलेगी, समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इवन बहुत सारी छोटी छोटे स्केल पर इंडस्ट्रीज़ ओपन हो चुकी हैं। ईंटों के भट्टे जगह जगह पर आपने देखे होंगे, उन ईंटों के भट्टों से इतना खतरनाक पोल्यूशन रिलीज़ होता है। मेटल स्मेल्टर्स हो गए, टैनरीज हो गई, यहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है, दूषित कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राइटर ने इसके सोल्यूशन क्या बताएं, इसका वे फॉरवर्ड क्या बताएं। तो कई सारे सोल्यूशंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला वर्टिकल फॉरेस्ट, इन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, एफोरेस्टेशन किया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए। इससे क्या होगा, जो बहुत सारा पोल्यूशन, जो कार्बन है वो पेड़ पौधे अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड होगी, जानवरों को यहाँ पर जगह मिलेगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप लोग जंगल लगाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तो एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह वो काम करेगा, हमारे सिटी की मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरा काम किया जा सकता है इंस्टॉलिंग एयर प्योरीफायर्स और स्मोक टावर्स। आप जगह जगह पर एयर प्योरीफायर लगा सकते हो, स्मोक टावर का यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पर क्या करेगा, हवा में जो पर्टिकुलेट मैटर है उस पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का काम करेगा, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा। या फिर उसके अलावा हम लोग कुछ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, विंड टर्बाइंस, बायोगैस प्लांट, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल का कम यूज़ होगा, पोल्यूशन कम रिलीज़ होगा। ठीक है, पोल्यूशन थोड़ा बहुत हम मेंटेन कर पाएंगे। फिर उसके बाद में एक और सोल्यूशन है, वो है अर्बन ग्रीन स्पेसेस। आप कुछ अर्बन ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो शहर के अंदर में, पार्क, गार्डन, छत के ऊपर में। इससे क्या होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, घर के अंदर थोड़ा सा जो गर्मी है वो कम होती हुई नजर आएगी, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर और क्या हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर एयर प्योरीफाई हेलमेट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। देखो सड़क पर हम चल रहे हैं, अब ऐसे हेलमेट आ रहे हैं कि जिनके अंदर में बिल्कुल एक एयर प्योरीफायर लगाया गया है, एयर प्योरीफायर बिल्ट इन है, जो कि क्या करेगा, जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आपके आसपास, आप गाड़ी पे जा रहे हो कहीं पर, आपने वो हेलमेट लगा रखा है, तो आसपास के जो पोल्यूटेंट्स हो गए उसको वो साफ़ करेगा, आपकी आसपास की हवा को साफ़ करेगा। तो ये जो हेलमेट है वो डिज़ाइन किया गया है बाइकर्स के लिए, जो बाइक पर स्पेशली चलते हैं। और अगर वहाँ पे रोड पे चलते हैं और रोड पे ज़्यादा पोल्यूशन, तो वो जो हेलमेट है वो आपको अलर्ट भी देगा, सारी एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने का काम करेगा और अलर्ट देगा कि ये जगह बिल्कुल अनसेफ है, यहाँ से जल्द निकल चलो। ठीक है, तो इस प्रकार से एयर प्योरीफायर हेलमेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में एक और काम किया जा सकता है, वो है डिफरेंशियल टोल ट्रीटमेंट। जो टोल होता है ना, जहाँ पे टोल टैक्स काटा जाता है, यहाँ पे नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भाई ऐसा व्हीकल, ऐसी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जैसे डीजल ट्रक, ओल्ड कार्स, पुरानी कारें हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाए, ज़्यादा टैक्स लिया जाए इनसे। इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर एक क्लीन व्हीकल को अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे भी जो इंप्रूवमेंट है वो होता हुआ नजर आएगा। ये भी राइटर का एक सोल्यूशन है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो वे फॉरवर्ड है वो बढ़िया से समझ में आया। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन पर। तो आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अच्छे से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन क्या बोलता है, एयर पोल्यूशन हैज़ एमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल एनवायरमेंट चैलेंज। एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। एनालाइज करना कि एयर पोल्यूशन के पीछे मेन कारण क्या है वो बताना है। साथ ही साथ में आपने कुछ तरीके बताना है कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं वो आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। तो एक बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हो, प्रॉपर डिटेलिंग्स में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन क्या करना है, इसको अपने वर्ड्स में 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये भी हिंदी में एक बार इसको रीड कर देता हूँ, ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से कैप्चर करके एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभरा है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें, ऐसे उपाय सुझाएं जो वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम कर सकें और भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर
आप 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप भी जाकर उसको ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। अब जैसे यहाँ पर कुछ और एडिटोरियल में, जैसे ये चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर आर्टिकल है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही इसको डिस्कस किया है कि चाइना में इकोनॉमी को लेकर कितने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। आपने इसके ऊपर मेंस आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार उस चीज़ को पढ़ने से अच्छा है। अच्छा, एक आर्टिकल और है, वो है आदित्य L1 मिशन को लेकर। आदित्य L1 मिशन को लेकर लास्ट संडे वाला वीडियो देख लो प्लीज़। लास्ट संडे वाला वीडियो ओपन करो तो आदित्य L1 मिशन आज लॉन्च होने वाला है। आज लॉन्च होगा, कल फिर से ये आर्टिकल न्यूज़ में आएगा, तो हमें कल फिर डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको स्किप किया कि कल फिर से हमें डिस्कस करना ही है, तो आज क्यों डिस्कस करें, कल ही इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड रुको। तो ये प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने का क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। इन तीनों स्टेटमेंट में से बताओ कौन कौन सा हो सकता है। तो केवल पहला वाला फ़ायदा होगा, बाकी ये दोनों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जीएसटी आपको पता है वन नेशन वन टैक्स है। ये हमारे बाकी सारे जो वैट टैक्सेस और कितने अलग अलग टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर देगा, उनको रिप्लेस करके ये जीएसटी आया है, उनको रिप्लेस करके यहाँ पर एक सिंगल टैक्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो पहला फ़ायदा बस खाली यही है, बाकी ये दोनों फ़ायदे यहाँ पर इसके नहीं होंगे। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ना हो, इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।